रेवती की 3 बहुएं थी। सबसे बड़ी बहू निशा और दूसरी बहू ज्योति और तीसरे पर आती थी प्रिया। वो अपनी तीनों बहुओं की कॉफी पीने की लत से बहुत परेशान थी। एक दिन रेवती रसोई में जाती है और दूध निकालने के लिए फ्रिज खोलती है और देखती है कि दूध तो है ही नहीं। और ये देखकर वो अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाती है। निशा, प्रिया, अरे वो ज्योति बहू, कहाँ हो तुम तीनों के तीनों? जल्दी से रसोई में आओ। हाँ माँ जी, कहिए, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया है। पहले तुम तीनों ये बताओ कि तुम तीनों में से दूध किसने खत्म किया है? माँ जी मुझे नहीं पता, मैं तो अभी ही कमरे से बाहर आई हूँ। माँ जी, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ, पर आप तो जानती है ना कि मैं बिना नहाए कुछ नहीं खाती हूँ। माँ जी, मेरे ऊपर तो आप बिल्कुल भी शक मत करना, क्योंकि ये बात आप भी जानती हैं कि मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम तीनों ने इतनी सफाई से जवाब दे दिया कि तुम तीनों में से किसी ने दूध खत्म नहीं किया, तो बताओ फिर किसने किया? तुम तीनों के अलावा तो घर में कोई और है भी नहीं। माँ जी आप भी तो हो। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने दूध खत्म किया है? माँ जी, हो सकता है आपने दूध इस्तेमाल किया हो और फिर भूल गई हो। माना कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे भूलने की बीमारी नहीं है जो मैं काम करके भूल जाऊँ। इस घर में सबसे ज्यादा दूध तुम तीनों ही इस्तेमाल करती हो, क्योंकि तुम तीनों को ही कॉफी पीने की लत लगी हुई है, मुझे नहीं। माँ जी लेकिन अभी तो हमने कॉफी पी ही नहीं। मुझसे गलती हो गई महारानियों, मैंने जो तुम तीनों से पूछ लिया, ये जानते हुए भी कि मुझे सही जवाब नहीं मिलेगा तुमसे। रेवती इतना कहकर झटके में फ्रिज बंद करती है और वहां से चली जाती है। लेकिन उसके गुस्से का तीनों बहुओं पर कोई असर ही नहीं होता और कुछ देर बाद तीनों बहुएं बाहर से दूध मंगवाकर कॉफी बनाकर आराम से पीने बैठ जाती है। दूध नहीं था तो तुम तीनों कॉफी कहाँ से पी रही हो? माँ जी घर का दूध खत्म हुआ है, दुकान का थोड़ी। दुकान पर दूध लेने कौन गया था? माँ जी इस घर में हम तीनों के सिवा और कौन है? अब प्रिया और ज्योति तो छोटी हैं, ये तो जा नहीं सकती। मैं दुकान पर गई और दूध लेकर आ गई। आप तो जानती है ना, बिना कॉफी पिए आपकी बहू का दिन नहीं शुरू होता। तुम तीनों को अपना ख्याल है, लेकिन अपनी सास का नहीं। तुम तीनों में से किसी ने मुझसे आकर पूछा कि माँ जी अब चाय या कॉफी पियेंगी या नहीं? माँ जी आप गुस्से में थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बोला। बहू, बोल तो तू ऐसे रही है जैसे चाय कॉफी लेकर मेरे कमरे में रोज आ जाती है। माँ जी, आप कॉफी पीती कहाँ हो? चाय तो पीती हूँ ना, लेकिन छोड़ो, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। अगर तुम में से एक बहू भी लायक होती ना तो मेरा बुढ़ापा निकल जाता, लेकिन तुम तीनों में से एक भी ऐसी नहीं है। माँ जी आप तो हमेशा मुझे ही सुनाती रहती हैं। क्या करूँ, तारीफ करने वाला कोई काम करती भी हो तुम तीनों, जो मैं तुम तीनों की तारीफ करूँ। तुम जैसी बहुएं पाकर तो मुझे यकीन हो गया कि मुझे जिंदगी भर अपने हाथों से ही बनाकर खाना होगा। रेवती इतना कहकर रसोई में जाती है और अपने लिए चाय बनाने लगती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन निशा का पति सूरज देर रात हॉल में बैठकर ऑफिस का काम कर रहा होता है कि तभी उसकी माँ रेवती पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आती है। बेटा, तू इतनी रात को बैठकर काम क्यों कर रहा है? माँ वो कल बहुत जरूरी मीटिंग है, उसी की तैयारी कर रहा था। आप कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं तो रसोई में पानी लेने के लिए जा रही थी। माँ अगर आपको ज्यादा नींद नहीं आ रही तो क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगी? वो क्या है ना, सर में दर्द हो रहा है और नींद भी आ रही है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है, तू मेरी चिंता मत कर। रेवती रसोई में जाती है और जैसे ही फ्रिज खोलती है तो फिर से दूध ना देखकर उसका मानो खून खौल जाता है और उसकी नजर फिर कॉफी के डब्बे पर जाती है जो कि खाली होता है। मेरा बस चलता तो मैं अपनी तीनों बहुओं को घर से बाहर निकाल देती। इनकी ये कॉफी पीने वाली आदत का मैं क्या करूं? पूरा दिन बस कॉफी पीती रहती हैं। क्या हुआ माँ, आप अपने आप से क्या बोले जा रही हो? क्या बताऊं बेटा, मैं बहुओं की कॉफी की लत से परेशान हो गई हूँ। जब भी कॉफी या चाय कुछ भी बनाने के लिए चलो तो दूध ही खत्म होता है या तो कॉफी खत्म होती है। आज तो दोनों ही खत्म है। माँ अभी पिछले हफ्ते ही तो निशा ने मुझसे कॉफी मंगवाई थी, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई? बेटा, अगर घर में एक ही कॉफी पीने वाली होती तो भी खत्म ना हो, लेकिन हमारे घर में कॉफी की लत वाली 3 बहुएं हैं और तीनों एक से बढ़कर एक है कॉफी पीने में, तो कहाँ से पूरा होगा? माँ इसका मतलब कॉफी मिलेगी नहीं पीने को?
नहीं बेटा, जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी। कोई बात नहीं माँ, आप भी जाके सो जाओ और मैं भी अपना काम खत्म करके सर दर्द की दवा खा के सो जाऊंगा। बेटा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुझे कॉफी बनाकर नहीं दे पाई। माँ इसमें आपकी क्या गलती है, जब सामान ही नहीं है तो। सूरज इतना कहकर दोबारा हॉल में जाकर अपना काम करने लगता है और रेवती अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन रेवती अपनी तीनों बहुओं को रात वाली बात बताती है और उन्हें बहुत सुनाती है। दिन गुजरते हैं लेकिन उसकी बहुओं की कॉफी की लत में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन निशा कॉफी बनाने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है फ्रिज में दूध ही नहीं है। वो प्रिया और ज्योति को बुलाकर कहती है, आज तुम दोनों ने मेरे बिना ही कॉफी पी ली। नहीं जेठानी जी, आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि आपके बिना कॉफी हम पी सकते हैं। इस घर में हम 3 ही तो कॉफी पीने वाले हैं, तो अकेले क्यों पियेंगे हम। हाँ जेठानी जी, हम पर विश्वास करिए, हमने कॉफी नहीं पी। अगर तुम दोनों ने अभी तक कॉफी नहीं पी तो रात में ही तो दूध लेकर आई थी, सारा दूध कहाँ चला गया। सारा दूध मैंने खत्म किया है। सुबह सूरज और अपने लिए चाय बनाई है और बचे हुए दूध का दही जमा लिया। मेरे बेटे को दही बहुत पसंद है। माँ जी, आपने ये क्या किया? अब हम कॉफी कैसे पियेंगे? आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जब तुम लोग सारा दूध खत्म कर देती थी तो मेरे बारे में सोचती थी जो मैं सोचूं। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे लिए दूध लेकर आइए। अब दूध नहीं आएगा, मैंने दूध वाले को बोल दिया है। इस घर में एक ही बार दूध आएगा, दोबारा कोई जाए तो दूध मत देना। और अपने मोहल्ले से बाहर अगर तुम में से किसी ने भी कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। माँ जी, ये तो मनमानी करने वाली बात है। आपको पता है ना कि हम जब तक 4 पैकेट कॉफी ना पी ले हमारा दिन ही नहीं होता शुरू, और आज तो एक बार भी नहीं पी हमने। कोई बात नहीं, अगर एक दिन कॉफी नहीं पियोगी तो तुम में से किसी का कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। अगर फिर भी ज्यादा मन है कॉफी पीने का तो ब्लैक कॉफी पी लो, दूध नहीं है तो क्या हुआ, कॉफी तो है। रेवती इतना कहकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब रेवती रोज ही ऐसा करना शुरू कर देती है। सुबह जल्दी उठकर सारा दूध खत्म कर देती है, जिससे वो तीनों कॉफी पी ही नहीं पाती, और अगर पीती भी थी तो ब्लैक कॉफी पीती थी जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और बीते दिनों के साथ तीनों की कॉफी पीने की आदत अब कम होने लगती है। तब एक दिन रेवती जल्दी उठकर अपने लिए चाय बना रही होती है कि तभी उसकी तीनों बहुएं वहां आ जाती है। माँ जी, आप चलकर बैठिए, हम चाय बना कर लाते हैं। क्या बात है, आज तुम तीनों ने नहीं पूछा कि माँ जी दूध है कि नहीं और आराम से बैठकर चाय पी रही हो तुम तीनों। माँ जी, क्योंकि हमें दूध की जरूरत नहीं है, हमने कॉफी पीना कम कर दिया है। अब आपको जानकर दूध खत्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम तीनों को पता चल गया कि मैं जानबूझकर दूध खत्म कर देती थी। हाँ माँ जी, क्योंकि एक दिन दूध खत्म हो सकता है, रोज थोड़ी ना होगा। आप कौन सी हमारी तरह कॉफी पीती हैं जो रोज दूध खत्म हो जाएगा। मतलब समझदार हो तुम सब, आज ये साबित हो गया। आगे से दूध मिलने पर दोबारा से कॉफी पीना तो शुरू नहीं कर दोगी। नहीं माँ जी। रेवती बिना किसी कलेश, बिना किसी लड़ाई के अपनी तीनों बहुओं की कॉफी पीने की लत को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद सभी सास बहुएं आपस में प्यार से रहने लगती हैं। रुद्रिका और हेमलता दोनों बहनें बहुत पिछड़े हुए गांव की थी, जहां कोई टीवी नहीं देखता था और ज्यादातर लोग किसी भी नए एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं जानते थे। रुद्रिका के पिता के दोस्त जिग्नेश के बेटे के साथ रुद्रिका की शादी तय हो चुकी थी, जो कि मुंबई में रहता है और एक एमएनसी में जॉब करता है। रुद्रिका बहुत ही सीधी सादी सी लड़की थी, जहां वो सभी बातों को चुपचाप मान लिया करती थी। तो वहीं हेमलता उससे बिल्कुल अलग थी, जहां रुद्रिका का 25वां जन्मदिन होता है और आज ही वो दिन था जब जिग्नेश अपने बेटे की शादी की तारीख तय करने के लिए उनके घर आता है। अरे कोई है क्या घर में? मैं जिग्नेश मुंबई से आया हूँ। अंकल आप, नमस्ते, आइए अंदर, मैं पापा को बुलाती हूँ। रुद्रिका अपने पिता को बुलाती है, जिसके बाद दोनों की बातचीत होती है और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। साथ ही तय होता है कि दोनों की शादी मुंबई में होगी। कुछ दिनों बाद रुद्रिका का पूरा परिवार शादी के लिए मुंबई जाता है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से उनकी शादी होती है।
शादी के बाद हेमलता अपनी बहन के साथ रहने की जिद कर वहीं रुक जाती है। शादी में अभिमन्यु के कुछ दोस्त हेमलता को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वो दिशा पटानी जैसी लगती है। हेमलता का फेस थोड़ा थोड़ा दिशा जैसा मिलता था, जिसके कुछ दिनों बाद एक रोज हेमलता अपनी बहन से कहती है, रुद्रिका, पता है शादी में मुझे जीजू के काफी दोस्तों ने कहा कि मैं दिशा पटानी हीरोइन जैसी दिखती हूँ। अब तो देखना पड़ेगा ये दिशा पटानी कौन है। मैंने तो कभी इसका नाम तक नहीं सुना। मुझे क्या पता, मैंने तो बस रेखा की ही मूवी देखी है और किसी एक्ट्रेस की मूवी मैंने नहीं देखी। हेमलता दिशा पटानी को देखना चाहती थी, इसीलिए वो अभिमन्यु का फोन लेकर गूगल पर दिशा पटानी की फोटोज देखती है और टीवी पर भी उसकी फिल्में देखती है, जिसके बाद वो उसी की तरह कपड़े पहनने लगती है और उसी की तरह बर्ताव करने की कोशिश करती है। ये सब देखकर अभिमन्यु कहता है, अरे हेमलता, तुम ये कैसे कपड़े पहनने लग गई हो? कुछ ज्यादा शॉर्ट नहीं है ये ड्रेस? तुम रोज रोज ऐसे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकती। जीजू, आप होते कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाले? मेरी मर्जी, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं। आप अपने काम से काम रखो। हेमलता बोल ही रही थी कि तभी वहाँ रुद्रिका आती है और हेमलता को कहती है, क्या बदतमीजी है, कैसे बात कर रही हो तुम अभिमन्यु से? क्या गलत कहा है इन्होंने? तेरे भले के लिए ही तो तुझे समझा रहे हैं ना, जल्दी माफी मांग इनसे। हेमलता वहीं तेज तेज की रोने लगती है। तभी अभिमन्यु उसे चुप करवाता है। रुद्रिका, क्या जरूरत थी हेमलता को इतना सुनाने की? देखा कितना रो रही है वो। कुछ गलत नहीं कहा है मैंने, देख नहीं रहे थे कैसे जबान लड़ा रही है ये? और आप नहीं जानती, ये किसी की कोई बात नहीं सुनती, बस अपने ही मन की करती है। इतना कहकर रुद्रिका वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन हेमलता दिशा जैसे कपड़े पहनना नहीं छोड़ती और कहीं भी बाहर जाती तो शॉर्ट ड्रेस में जाती। एक रोज वो शॉर्ट ड्रेस पहने बाजार जाती है और पूरे बाजार में सब उसे देख रहे थे, साथ ही तरह तरह की बातें बना रहे थे। तभी हेमलता एक औरत को अपने बारे में कुछ गलत कहते हुए सुन लेती है और उसे जवाब देते हुए कहती है, क्या कहा आपने? दोबारा तो कहना, शर्म नहीं आती एक औरत होते हुए किसी लड़की के बारे में ऐसी बात बोलते हुए? अरे क्या गलत बोला है मैंने? भला बाजार में इतनी भीड़ में ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहनकर कौन सब्जी लेने आता है? जरा भी शर्म नहीं है क्या? पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। ओ आंटी, अभी मेरा ज्यादा दिमाग खराब करोगी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और मेरे मन में जो आएगा मैं वो पहन के कहीं भी जाऊंगी। आई बात समझ में? हेमलता सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है और उस औरत की बात से परेशान होकर मन में कहती है, जब ऐसे कपड़े दिशा पटानी पहनती है तो लोग उसकी इतनी तारीफ करते हैं और उसे कॉपी करते हैं, और मैं दिशा जैसे कपड़े पहनती हूँ तो मुझे सब ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? इतने में हेमलता घर पहुँच जाती है। वो बहुत उदास थी और छत पर चली जाती है। तभी उसकी बगल वाली छत से एक लड़का उसकी छत पर आता है और हेमलता को देखकर अपना दिल हार बैठता है। हेमलता खुद में ही बड़बड़ा रही थी और उस लड़के को नहीं देखती और चलते हुए उससे टकराती है और कहती है, ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। आपको लगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, ये तो मुझे पूछना चाहिए, आपको तो कहीं नहीं लगी ना? नहीं नहीं, एक मिनट, वैसे आप हैं कौन और मेरी छत पर क्या कर रहे हैं? वो मेरा घर बगल में ही है और मैं तो अपने दोस्त अभिमन्यु से मिलने आया था, अभी कॉलेज से आया हूँ। अच्छा, जीजू आपके दोस्त है, लेकिन मैंने आपको शादी में तो नहीं देखा। वो मेरे एग्जाम थे तो मैं शादी में नहीं आ पाया। तो आप अभिमन्यु की साली हो, वैसे आप दिशा पटानी जैसी लगती हो। थैंक यू सो मच, पर तुम दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना, ऐसे आने की क्या जरूरत पड़ गई? वो छोड़ो ना, वैसे भी आप कुछ परेशान दिख रही हो, कोई बात है क्या? एक बात पूछूं, क्या तुम्हें भी मेरी ये ड्रेस जरूरत से ज्यादा शॉर्ट लग रही है? और क्या मैं ऐसे कपड़ों में पागल लगती हूँ? वैसे ड्रेस तो शॉर्ट है, लेकिन तुम अच्छी लग रही हो। और तुमसे ये किसने बोला कि तुम पागल लगती हो? ऐसा नहीं है। एक औरत ने कहा जब मैं बाजार में सब्जी लेने गई थी तब। इतने में ही हेमलता को उसकी बहन बुला लेती है तो हेमलता नीचे चली जाती है और दोनों बहन मिलकर खाना बनाने लगती हैं। लेकिन नितिन से बात करके हेमलता का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी बहन से कहती है, दीदी, मैं ना अपना नाम बदलने की सोच रही हूँ। मेरा नाम कितना अजीब है, जैसे किसी बुढ़िया का नाम हो। नाम बदलने का ख्याल कैसे आया तेरे मन में? हेमलता, कितना अच्छा नाम तो है, माँ ने कितने प्यार से रखा है। कहाँ प्यारा नाम है, मैं तो अपना नाम दिशा रखने का फैसला कर लिया है। उसकी बात सुनकर रुद्रिका को कुछ समझ नहीं आता, तो कुछ समय बाद हेमलता अपना नाम बदलकर दिशा रख लेती है और सभी लोगों को बोल देती है
कि उसे कोई भी हेमलता नाम लेकर ना पुकारे। और जब ये बात अभिमन्यु को पता लगती है तो वो हेमलता से कहता है, अरे हेमलता, माना तुम्हारा फेस थोड़ा थोड़ा दिशा जैसा है, इसका ये मतलब थोड़ी तुम अपना नाम ही दिशा रख लोगी। इतना कहकर अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगता है और हेमलता उसकी बात सुनकर गुस्से में बाहर चली जाती है और बाहर जाकर रोने लगती है। तभी उसे नितिन देख लेता है और कहता है, हेमलता, क्या हो गया? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। इतना सुनकर हेमलता सारी बात नितिन को बताती है और नितिन भी जोर जोर से हंसने लगता है और हेमलता से कहता है, मैंने तुम्हें बताया कि मैं क्यों रो रही हूँ, तो तुम भी मुझ पर हंस रहे हो। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अरे मैं क्या करूँ, बात ही हंसी वाली कर रही हो तुम। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अच्छा, मैं बोल रहा था कि शाम को कहीं बाहर चले क्या? अब तो हम दोस्त भी बन गए हैं। ठीक है, हम शाम को बाहर चलते हैं। मैं अच्छी सी ड्रेस पहनकर आऊंगी। इसके बाद हेमलता घर चली जाती है और शाम होते ही रेडी हो जाती है। नितिन का कॉल आते ही घर से निकल जाती है। हेमलता टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी वहाँ से दो लड़के बाइक से जा रहे थे और हेमलता को देखकर बाइक रोककर उसे छेड़ते हुए कहते हैं, ए चिकनी, कहाँ जा रही है? आप बैठ, मैं तुझे लिफ्ट देता हूँ। बोल कहाँ जाना है? आती है क्या खंडाला, मजा आ जाएगा। निकलो यहाँ से तुम। मेरा मूड अच्छा है, वरना तुम दोनों अपने पैरों पर चलकर नहीं जाते। अरे थोड़ा सा थोबड़ा दिशा पठानी जैसा क्या है, और कपड़े भी दिशा पठानी जैसे पहन ली तो क्या खुद को दिशा पठानी समझने लग गई? इतना कहकर दोनों लड़के हेमलता के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। हेमलता जोर जोर से चिल्लाती है, पर पूरे रोड पर कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इतने में ही वहाँ से बाइक पर हेमलता के जीजू जा रहे थे और हेमलता की आवाज सुनकर वो रुक जाते हैं और दोनों लड़कों को पटक कर पीटते हैं। तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अभिमन्यु हेमलता से कहता है, हेमलता, मैं मानता हूँ कि लड़कियों के मन में जो आए, जैसे आए वैसे कपड़े वो पहन सकती हैं और जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं, पर एक्ट्रेस दिशा की कॉपी करके तुमने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनना शुरू कर दी है, जिस पर मैंने तुम्हें बोला भी था, तुम इतनी सुंदर हो, तुम किसी को कॉपी मत करो और अपना खुद का स्टाइल लाओ जो लोग तुम्हें कॉपी करें। अभिमन्यु की बात हेमलता को समझ आती है और वो दिशा पटानी की कॉपी करना बंद कर देती है। कंचन की शादी को अभी ज्यादा समय हुआ भी नहीं था कि उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। कंचन अपने पति के जाने से बहुत उदास रहने लगी थी, मानो जैसे कंचन की पूरी जिंदगी ही रुक गई हो। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी कंचन खुद को संभालकर परिवार में वापस से घुलने मिलने की कोशिश करने लगती है। ऐसे ही कंचन तैयार होकर गहने पहनकर रसोई में काम कर रही थी कि तभी वहाँ उसकी सास अंजना आती है और अपनी बहू को इतना तैयार देखकर अंजना कहती है, बहू इतना तैयार किस खुशी में हो रखी है तू? तुझे पता है ना, तू एक विधवा है और विधवा औरतों को इतना तैयार होना, गहने पहनना शोभा नहीं देता। फिर तूने क्यों पहने? माँ जी, मुझे पता है उनके जाने के बाद ये सब मेरे कुछ काम के नहीं है, लेकिन माँ जी, अगर मैं अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करूँगी तो उन्हें ही सबसे ज्यादा खुशी होगी ना इस बात से। बहू, तू अपने मरे हुए पति का नाम लेकर गहनों का शौक पूरा मत कर। इतना बोलकर कंचन अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी बीच में उसका देवर अमन आ जाता है और सारी बात सुनने के बाद कंचन का देवर अमन कहता है, माँ, भाभी को गहने पहनने से क्यों रोक रही हैं? भैया हम सबको छोड़कर गए हैं तो फिर बदलाव अकेले भाभी की ही जिंदगी में क्यों आना चाहिए? अब तू अपनी भाभी का हिमायती बनकर मेरे आगे जुबान लड़ा रहा है। अरे तेरी विधवा भाभी गहने पहनेगी तो लोग क्या कहेंगे हमें कि पति के जाने पर भी इससे रुका नहीं गया कुछ समय। माँ, आप आज के समय में भी इतनी पुरानी सोच रखती हो, ये मुझे नहीं पता था। बेटा, जमाना आज का नया या पुराना हो, लेकिन औरतों पर ये सब रोक टोक हमेशा ही होती है। जा बहू, तू जाकर ये सारे गहने उतार दे। तूने ये सब पहना है, ये देख देख कर खून जल रहा है मेरा। तो ठीक है माँ, अब तो आप अपना ही खून जलाओ, क्योंकि भाभी तो ये सब गहने नहीं उतारने वाली। देवर जी, आप माँ जी से क्यों बहस कर रहे हो? छोटी सी ही तो बात है। भाभी, आपको मेरी कसम है, आज आप माँ की एक बात नहीं सुनोगी, आज आप मेरी ही सुनोगी बस। तुझे अपनी भाभी को कसम देने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो वैसे ही यही चाहती थी कि उसकी तरफ से कोई बोले। हाँ, भाभी की तरफ से मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी बोलना चाहिए था, लेकिन आपको तो भाभी को ताने ही देने हैं ना। लेकिन मैं गलत भी तो नहीं बोल रही हूँ ना, ये सब विधवा को शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं माँ, भाभी तो गहने जरूर पहनेंगी। मैं भी देखता हूँ उन्हें कौन रोकता है गहने पहनने से। अमन अपनी भाभी को माँ की तरह मानता था और अपनी भाभी का हर छोटी बड़ी बात में साथ देता था। कंचन के पति के जाने के बाद
अमन ने अपनी भाभी को कभी अकेला नहीं छोड़ा था। कभी कोई अगर कंचन को किसी बात के लिए कुछ कहता, कुछ बोलता, तो अमन उससे बहस करने लगता और कंचन भी अपने देवर को बहुत ज्यादा मानने लगी थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद अंजना प्रीति नाम की एक लड़की से अमन की शादी करवाती है और अमन का घर बस जाता है। लेकिन अमन तब भी अपनी भाभी की सारी बात मानता था। ऐसे ही एक दिन अमन अपनी माँ, भाभी और पत्नी तीनों के लिए एक एक हार लेकर आता है और सबको बुलाकर देता है। अमन अपनी भाभी के लिए भी गहने लाया है। ये देखकर प्रीति कहती अमन है, जी, आप जेठानी जी के लिए हार क्यों ले आए हैं? वो तो विधवा है ना, उन्हें क्या जरूरत गहनों की? नहीं प्रीति, वो विधवा है तो क्या हुआ, उनका भी तो मन होता होगा ना गहने पहनने का, तो मैं उनके लिए भी लेकर आया हूँ। और तुम भाभी के गहने क्यों देख रही हो? अपना हार देखो ना कितना सुंदर है। लेकिन देवर जी, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मेरे पास पहले से ही इतने सारे गहने हैं। देखा आपने, भाभी को तो जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी उनके लिए गहने ले आए। बहू, ये कोई पहली बार थोड़ी ना है, ये इसकी विधवा भाभी है ना। अमन अपनी भाभी की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करता है और ये अमन से बोलकर अपनी सारी बातें मनवा लेती है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आज तक कोई भी बात मानने को बोला ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी बोल रही हैं। देवर जी, आप खुद ही बताओ ना माँ जी को। देवर जी क्या ही बोलेंगे, देवर को तो अपने गहने पहनने वाली विधवा भाभी बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? वो तो अपने भाभी के लिए नए नए गहने लेकर आएंगे। बस करो आप लोग, ये सब क्या बोले जा रही हो? अरे भाभी विधवा है तो क्या उनकी गलती है? ये सब तो किसी के हाथों में नहीं होता है, और ये बात सच है। मैं अपनी भाभी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता हूँ। हाँ, भाभी के बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं, भले ही बीवी को कुछ भी बोल दे। जरा सा भी मेरा ध्यान नहीं है इन्हें, बस अपनी भाभी की ही पड़ी है। कोई बात नहीं, मैं भी अच्छे से सबक सिखाऊंगी। प्रीति को अपने पति और जेठानी के बीच की नजदीकियां जरा भी रास नहीं आ रही थी। वो हर वक्त उन्हें ताने मारा करती। जब उसका पति घर पर नहीं होता तो वो अपनी जेठानी को सुनाती। ये सब बातें कंचन को बहुत ठेस तो देती थी, लेकिन कंचन बेचारी चुप रह जाती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद कंचन गहने पहनकर रसोई में काम कर रही थी, तो वहाँ प्रीति आती है और कहती है, अरे दीदी, आप इतने सारे गहने पहनकर काम कैसे कर लोगी? आप गहने उतार क्यों नहीं देती हो? मेरे पति को मैं गहनों में लदी हुई बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझे तोहफे में कोई ना कोई गहना ही देते थे। अब जब वो यहाँ नहीं है मेरे पास, तो मैं बस उनकी इच्छा पूरी कर रही हूँ। उनकी इच्छा पूरी कर रही है अपनी? गहने पहनकर सज धज कर तैयार होकर रहती है और कहने पर मरे हुए पति का बहाना बना देती है। कुछ कहा देवरानी जी आपने? नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे भाभी, आपके पास तो बहुत सारे गहने होंगे ना? हाँ, मेरे पास तो काफी सारे गहने हैं। पहले मेरे पति मुझे गहने देते थे और अब कभी कभी देवर जी ले आते हैं। देवर जी बहुत ही अच्छे हैं, अपनी भाभी की छोटी बड़ी सारी बातों का ध्यान रहता है। हाँ, वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, तभी तो हर कोई उनका फायदा उठाता रहता है। अब बताओ, आज के जमाने में गहने पहनने वाली विधवा कहाँ ही देखने को मिलेगी? देवर के ठाट में ऐश है बस। प्रीति इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कंचन को गहने पहनना तो पहले से ही पसंद था और अब तो उसके घर वालों को कंचन को गहनों में देखने की आदत पड़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद अंजना और प्रीति दोनों कंचन को ताने दे रहे थे कि तभी अंजना कहती है, बहू, तेरी जिंदगी में जब कोई रंग ही नहीं बचा तो तू इतना सज संवर कर किसे दिखा रही है? माँ जी, आपकी अपनी बहू को जानती नहीं हो। उन्हें अपना सज्जा किसी को दिखाने की जरूरत थोड़ी ना है। गहने पहन लेती है, अब तो पड़ोसी भी बोलने लगे हैं। वही तो जो बात हमें समझ आ रही है, अगर वही बात कंचन को समझ आ जाती तो हमें किसी की बातें सुननी थोड़ी पड़ती। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पति की गहने पहनने वाली विधवा भाभी को कोई शर्म नहीं है, तभी तो अपने देवर की शादीशुदा जिंदगी में घुसती रहती है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसे सुनना पड़ रहा है। दीदी, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो एक काम करो ना, अपने सारे गहने मुझे दे दो और अपने देवर को कोई बहाना बना देना। अब तो इसकी बोलती बंद हो गई होगी ना? माँ जी, देवरानी जी, अगर मैं अपने सारे गहने दे दूं, तब आपको यकीन होगा क्या? तो मुझे अपने गहने देने में कोई परेशानी नहीं है। मैं देवर जी से भी झूठ बोल दूंगी। इतना बोलकर कंचन अपने गहने देने जा ही रही थी कि इतने में वहाँ अमन आ जाता है और ये सब देखकर अमन कहता है, माँ, प्रीति, आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आ रही है क्या? अरे कंचन भाभी के साथ ऐसा कर रही हो। माँ, आप शायद भूल रही हो, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब थी तो भाभी ने ही आपका साथ दिया था। लेकिन
लेकिन ये कि जब हमारी शादी में गहने देने थे ना तुम्हें, तब भी भाभी ने अपने ही गहने दिए थे और बताने से भी मना कर दिया था। अमन की बात सुनकर प्रीति और अंजना दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों कंचन से माफी मांगते हैं। उसके बाद कभी भी कोई कंचन को कभी नहीं सुनाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।